कि इस हमले के पीछे इंटेंट क्या है। अभी का जो ऑपरेशन होगा इंडिया का वो इनको ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा। धर्म जो है ये किसी भी स्टेट का बेसिस नहीं हो सकता, क्योंकि हर चीज की जड़ में सेना है। जब तक आप उनको सबक नहीं सिखाएंगे चीजें होती रहेंगी। जो भी होगा एक बहुत स्विफ्ट ऑपरेशन होगा, ये देखते रह जाएंगे, इनकी कुछ समझ में नहीं आएगा। चाइना कितना बड़ा एक फैक्टर होगा अगर हम पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी एक्शन लेते हैं, क्या भारत उस चीज को कंसिडर करेगा? बॉर्डर पे डिप्लॉय कर देती है तो इनके पास इकोनॉमिकली ये बिल्कुल खत्म है। सिर्फ डिप्लॉयमेंट। बड़ी वैली थी, 1000 वहाँ टूरिस्ट था, पक्की रोड भी आधे घंटे दूर थी। क्या वहाँ पर पुलिस की सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए? आपको लग रहा है कि ये गलती रही? मिलिटेंसी को जब किसी देश की खुफिया एजेंसी की सपोर्ट हासिल हो जाए उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। आज स्थिति अच्छी नहीं है तो हम इंट्रोस्पेक्ट करें या बजाय खुद को विक्टिम माने और समझे कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ साजिश कर रही है? क्योंकि ये माइंडसेट बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। प्रॉब्लम मुसलमानों के साथ ये हो गई कि ये फ्यूडल ट्राइबल माइंडसेट से बाहर नहीं। कि अगर हिंदुस्तान को कोई सैन्य ऑप्शन तलाशना है पाकिस्तान के खिलाफ, वो ऑप्शन ऐसा क्या हो सकता है कि चीज़ें उस हद तक भी ना जाएं कि जहां पाकिस्तान अपने सर्वाइवल के लिए सोचने लगे या न्यूक्लियर ऑप्शन के लिए सोचने लगे, लेकिन उसे एक सबक मिल जाए। बहरहाल इसका बदला तो इंडिया लेगा, मोदी इनको छोड़ेगा नहीं। क्या इस एक वाक़े के बाद जो एक कह सकते हैं कि एक मॉरल सपोर्ट अगर कहीं कुछ कश्मीरियों का था भी पाकिस्तान के लिए या कोई लगाव था भी, आपको लगता है वो आखिरी धागा भी इससे टूट जाएगा? दिल्ली ने किया है उनको, और जो इनके पीछे मतलब हम सब जानते हैं कौन, तो बहुत सख्त इसका जवाब दिया। अब जो पहलगाम में हुआ है उसके बाद जो होगा वो पाकिस्तान को एक तरह से एक मुल्क के तौर पर तोड़ भी सकता है। दोस्तों, 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हुआ उसने हर हिंदुस्तानी को दिलो दिमाग में गुस्सा भर दिया है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक हम हिंदुस्तानी पाकिस्तान की तरफ से फैलाए जा रहे इस आतंकवाद का शिकार होते रहेंगे? क्या वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर जो बम की ब्लैकमेलिंग है उसको नजरअंदाज करते हुए उसका एक परमानेंट इलाज किया जाए? तो इस बदमाश पड़ोसी से आखिरकार भारत कैसे निपट सकता है? भारत की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट कमर आगा खान साहब। कमर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कमर साहब, चूंकि मैं आपसे इधर उधर की कुछ बात करता, निजी भी बात करता, लेकिन अभी चूंकि माहौल ऐसा है, लोग सीधा उनको लगता है कि हम एक बार इस स्थिति को समझें जो अभी आज पैदा हो गई है। सर, पहला सवाल जो बहुत सोचने पर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस हमले के पीछे इंटेंट क्या है, कोई भी है? क्योंकि इस हमले से अगर सीधे तौर पर अभी मैं एक जो सबसे ज़्यादा प्रभावित पार्टी देख रहा हूँ वो कश्मीरी खुद हैं, और ऐसा हमला कश्मीर में कोई क्यों करेगा जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान वहाँ के कश्मीरियों को ही हो? तो इंटेंट क्या समझ आ रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान को न तो कश्मीरियों से कोई लेना देना है, उनको ज़मीन से लेना देना है। उनको, और ये भी जानते हैं कि ज़मीन भी नहीं ले सकते इंडिया से, इंडिया बहुत पावरफुल है, तो वो एक इशू बना के रखते हैं और उसके नाम पे वो ये है कि फिर अपना थ्रेट परसेप्शन डेवलप करते हैं कि भारत से ख़तरा है हमको, और फिर उसके बाद ये कि आर्मी एक बड़ा रोल प्ले करती है वहाँ पे, पॉलिटिकल रोल भी हासिल कर लेते हैं। पाकिस्तान की सेना अपने को कहती है कि वो जो पाकिस्तान स्टेट है उसकी वो मुहाफिज यानी गार्डियन की हिंदी क्या होगी, वो अपने संरक्षक है, संरक्षक अपने को मानती है, कहती है, और उसी के उसमें वो ये सारी चीज़ें एक बड़ा रोल प्ले करती है पॉलिटिकल, और पॉलिटिकल पार्टीज़ को चलने नहीं देती, डेमोक्रेसी को आने नहीं देती, और फिर उसके बाद पहले तो बना था कि रिपब्लिक बनाएंगे, और रिपब्लिक बनाई भी। जिन्ना साहब ने वायदा किया था कि वो एक वहाँ पे सब साथ मिलजुल के रहेंगे, डाइवर्सिटी की भी बात करी थी, लेकिन 10 साल के अंदर ही बुरी हालत हो गई और जनरल अयूब खान को सत्ता हासिल करनी पड़ी। मर्डर शुरू हो गए, आपस में लड़ाइयाँ पॉलिटिकल लीडर्स की, और फिर अयूब खान पावर में आ गए। गौरतलब बात यह है कि धर्म के नाम पे हुकूमत बनी, उसको चलाने के लिए सेना, और अब स्थिति ऐसी है कि सेना भी फेल हो रही है। पहले पाकिस्तान स्टेट फेल हुई, ये उसी अगर बीच में आपको रोकूंगा, अगर इस हमले के पीछे पाकिस्तानी फौज भी है या उसी के निर्देश पर किया गया है, आपको क्या लग रहा है वो इसे अचीव क्या करना चाहते हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बार बार क्योंकि अगर कश्मीर में फौज पर हमला होता है, CRPF पे हमला होता है, तो आप उसको ये कह सकते हैं कि ये तो आज़ादी की जंग है, ये तो वहाँ के मिलिटेंट है। लेकिन जब आप निहत्थे टूरिस्टों पर हमला करते हैं तो उसे तो आप किसी तरह से
क्लेम भी नहीं कर सकते हैं और जस्टिफाई भी नहीं कर सकते हैं, और आपको ये भी पता है कि इससे भारत को इंस्टिगेट आप करेंगे, और उनको ये भी पता होगा कि पुलवामा के बाद भारत ने कैसे रिएक्ट किया था, तो उनको भारत के रिस्पॉन्स का भी अच्छे से अंदाजा होगा। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि हासिल इससे क्या करना चाहते हैं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा खतरा मूल्य है अगर भारत को भड़काना भी है पाकिस्तान की तरफ से। देखिए, बहुत बड़ा खतरा लिया है। एक तो पहली बात थी कि ये जो ऑपरेशन बगैर सेना के हो नहीं सकता था, हाँ हाँ मदद से। हाँ हाँ, इसलिए कि इसमें 3-4 लोग तो मार रहे थे, ठीक है, उनके पीछे बहुत बड़ा ग्रुप रहा होगा, बिल्कुल, एक जिसने पहले रेकी की होगी, वेपन पहुंचाना, फिर उसके अलावा ये जगह का सिलेक्शन हुआ होगा, मैप्स वगैरह खोल के बैठे होंगे सब आर्मी ऑफिसर्स वगैरह, सेलेक्ट किया होगा कि ये आइसोलेटेड जगह है, यहाँ पे ऑपरेशन 15 मिनट 20 मिनट तक हो सकता है। फिर ये होता है कि गेट अवे, वहाँ से निकल के कैसे जाएं, उसके लिए लॉजिस्टिक, मोटरसाइकिलें, कार, इन सब का इंतज़ाम रहा होगा कि सेफ हाउस कि जहाँ पे ये पहुँच जाएं जल्दी से। तो बगैर सेना के मुश्किल नहीं हो, मिनट टू मिनट वहाँ से थ्रू सैटेलाइट टेलीफोन रहा होगा जिससे टच। देखिए, इनके सामने एक बड़ी समझ, ये जानते थे कि एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, मैं समझता हूँ, लेकिन इनके सामने ये था कि मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन, और उन्होंने सोचा कि एक बड़ा धमाका कर दो, थोड़ा इंडिया जो है थोड़ा जैसे पहले हुआ था बॉर्डर पे थोड़ा सा मोबिलाइजेशन होगा, और फिर उसके नाम पे हम जनता को यूनाइट करेंगे, पाकिस्तान में पाकिस्तानी नेशनलिज्म और ये सब चलेगी। ये मेरा ख्याल ये है कि नहीं, लेकिन सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि उनको यही लगा होगा कि इंडिया का रिस्पांस बार इतना भर होगा कि वो मोबिलाइजेशन होगा? क्योंकि हाँ, पिछले वक्त में हमने ज़रूर ऐसा देखा था, लेकिन पुलवामा के बाद तो भारत ने एक तरह से ये उनको संकेत दे दिया कि हम तुम्हारी न्यूक्लियर बम की धौंस में नहीं आएंगे। तब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, और उनको ये भी अच्छे से अंदाजा होगा कि इस बार हम तो डायरेक्ट सिविलियन पर हमला कर रहे हैं, तो भारत अगला कदम भी उठा सकता है। और ख़ास तौर पर मैं सवाल सर इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि खुद पाकिस्तान जो अफगानिस्तान बॉर्डर है अपना, वहाँ पर भी उसके हालात कोई नॉर्मल नहीं है, तो वहाँ ऑलरेडी वहां पर एंगेज्ड है, बलूचिस्तान में वो एंगेज्ड है। ऐसे में एक और अगर फ्रंट खोल लेगा, ये तो अपने आप को दोनों तरफ से फंसाने वाली बात है। इसलिए मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि इंटेंट क्या है इसके पीछे। इनको पूरी उम्मीद है अभी भी कि इनको अमेरिकन सेफ कर लेंगे, अमेरिकन सेफ कर लेंगे, इनको पूरी उम्मीद होगी। किस चीज के बदले? कि हम तुम्हारा जो हित है इस क्षेत्र में, हम उसको प्रमोट करेंगे। बांग्लादेश में किया उन्होंने। नहीं, लेकिन अभी तो अमेरिकन का कोई इंटरेस्ट तो इस एरिया में है नहीं, वहां से अफगानिस्तान से तो ऑलरेडी निकल चुके हैं। नहीं, इंटरेस्ट अफगानिस्तान को अबेंडन नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान से क्या अमेरिका चाह रहा होगा जिसके चलते पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस बनाया ही है यूरोप और अमेरिका ने। अंग्रेजों ने पाकिस्तान को बनाने में बहुत बड़ी मदद की। मुसलमानों का मूवमेंट ज़रूर था, लेकिन उसको हवा किसने दी थी? अंग्रेज़ों का एक रोल था उसके अंदर। पार्टीशन कराया कश्मीर में का जो मसला खड़ा किया किसने किया? लेकिन मौजूदा हालात में आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस क्यों है कि अगर हम इंडिया से ऐसा कोई सीन क्रिएट करेंगे पिछली दफे किया था तो अमेरिका हमें बचा लेगा? पिछली दफे हुआ ऐसा ही था, अटल बिहारी जी के समय में सेना मोबिलाइज हुई थी। समय बदल गया, मैं खुद कह रहा हूँ। अभी इन्हीं ने एक बड़ा रोल बांग्लादेश में जो किया है, मैं समझता हूँ कि उसको वो एक्सप्लॉइट करना चाहिए। लेकिन वो तो बाइडेन गवर्नमेंट के टाइम हुआ था। ट्रंप ने तो कुछ पिछले दिनों उनकी गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट भी दिया था कि कोई मैं एक चीज जानता हूं कि अमेरिका और पश्चिम यूरोप पाकिस्तान को आसानी से टूटने नहीं देंगे। ये उनकी स्टेट है, ये हुई, और उनके टेंशन्स बहुत हैं पाकिस्तान से। इसी के पाकिस्तान का वो पसंद नहीं करते कि चाइना के साथ अलायंस हो। इसलिए काफ़ी समय से पाकिस्तान मूव कर रहा है वेस्टर्न यूरोप से टुवर्ड्स चाइना की तरफ, उसका रुझान। सर यूरोप तो ऑलरेडी यूक्रेन और रशिया वॉर में फंसा हुआ है वहां पर। नहीं, ये लोग आएंगे थोड़ी ना, कोई लड़ने के लिए कभी नहीं आएंगे। लेकिन पैसा तो इनको ऑलरेडी यूक्रेन में भी काफी लग रहा है। हाँ, कोई लड़ने नहीं आता किसी के लिए। यूनाइटेड नेशंस में बिल्ड अप प्रेशर, भाई ठीक है हमसे गलती हो गई, हम बात करने पे तैयार हैं, हम मिलिटेंसी को रोक लेंगे, तुम हमारी बातचीत करा दो अमेरिका से। दिस इज व्हाट दे कैन डू। क्या सर ये मिस कैलकुलेशन भी आपको कहीं ना कहीं लगती है? हो सकता है निर्देश मिस कैलकुलेशन, बिल्कुल आपने सही कही, इसलिए कि ये मेरा ख्याल है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के माइंड को नहीं समझ पाए। अटल बिहारी का पीरियड डिफरेंट था। उस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट थी, और वो उन्हीं ने पाकिस्तान के अंदर जाना बेहतर नहीं समझा। उनके सामने उस वक्त इकनॉमी 4 ट्रिलियन की नहीं थी, उनके सामने बहुत से कंस्ट्रेंट्स थे। उन्हीं ने कहा कि किसी भी सूरत से कारगिल को खाली करा लो, और ऑपरेशन उन्हीं ने करा के उसको खाली करा लिया। ठीक है। इस वक्त
इकोनॉमी बूम कर रही है, 4 ट्रिलियन की है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत फर्म है, उन्होंने स्टेटमेंट भी दे दिया। ये यहाँ पे उनकी मिस्टेक नहीं, हो और गई। एक मिसकैलकुलेशन आपको लगता है ये भी हुई है, हो सकता है उन जो भी यहाँ पर उनके एलिमेंट्स थे उनको ऑर्डर ये मिला होगा कि कुछ करो, है ना, ताकि कुछ हरकत हो, एक बार फिर से मुद्दा जिंदा हो, लेकिन किस स्केल पे करना है, कितने लोग मारने, हो सकता है इसका कुछ आदेश ना, और यहाँ पर मिसकैलकुलेशन उस लिहाज से हो गई। देखिए, ये मेरा ख्याल है कि नहीं, इनका ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं सेलेक्ट कर सकते इस तरह की जगह, इतना बड़ा ऑपरेशन अकेले, तो आप कह रहे हैं बगैर कि सब खुफिया सोच समझ के किए। नहीं, बगैर उनके उसके सारी चीज़ें, इतना बड़ा ऑपरेशन है, बगैर इसमें कितने लोग इन्वॉल्व होंगे इमेजिन नहीं किया जा सकता। 3-4 तो सामने थे, पीछे कितने होंगे, कितनी प्लानिंग हुई होगी इसके लिए, कम से कम 4-6 महीना जगह का सिलेक्शन। फिर उसके अलावा ये था कि पूछ के मारा गया, ये सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करना है, तो ये एक मैसेजिंग थी उनकी जो उन्होंने किया है उसके हिसाब से, तो ये मुझे नहीं लगता। सर ये भी अच्छा, फिर उससे पहले जनरल मुनीर ने जो स्पीच दी थी, हाँ बिल्कुल, उसमें भी जिस तरह की बकवास उन्होंने की थी, जिस तरीके की बातें की थी हिंदू मुस्लिम, तो वो हिंदू मुस्लिम डिवाइड के चक्कर में थे कि किसी भी सूरत से, और वो चाहते भी हैं कि इंडिया में भी डिवाइड हो जाए, ताकि इंडिया जो है वो कम्युनल उसमें फंस जाए और इसका जो डेवलपमेंट एजेंडा है वो पिछड़ जाए। लेकिन खान साहब, आपको लगता है ईमानदारी से अगर हम इस पूरी चर्चा को करें कि भले ही मुनीर ये एक तरह से एजेंडा सेट कर रहे हो, लेकिन आखिर में इसका सबसे ज़्यादा नुकसान तो हरतना के मुसलमान को ही है, क्योंकि आप उसी के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है उसके लिए उन्होंने। इन लोग को फिक्र नहीं है, नहीं कोई फिक्र ना नहीं, इनको कश्मीर के ना मुसलमानों की नहीं फिक्र, ना हिंदुस्तान की ना हिंदुस्तान की। इनको फिक्र सिर्फ इस बात की कि कश्मीर का इशू बनाए रखो, उसके नाम पे सेना जो है एक बड़ा रोल मुल्क के अंदर चलाती रहे। देखिए, पाकिस्तान स्टेट बनते ही फेल हो गई थी, फिर उसके बाद सेना के माध्यम से चलने लगी, इस्लामिक स्टेट और सेना, इस्लाम को ज़रूरत पड़ गई के नाम पे सेना चला रही थी। अब उनके साथ ये कि सेना फेल हो गई, एक्सपोज हो गई है बुरी तरीके से पाकिस्तान के अंदर। लोगों को शुबा था, इमरान खान ने पूरी तरीके से उसको एक्सपोज कर दिया, तो उसके ऊपर अब आम जनता पाकिस्तान के मानना ये है कि पाकिस्तान की जो सेना है ये बेइंतहा करप्ट है, इनएफिशिएंट है, ये कोई भी युद्ध जीता नहीं इसने, और ये पॉलिटिकल पावर और अपने हाथ में रखती है, और इकनॉमी भी को भी यही कंट्रोल करती है, डेमोक्रेसी को आने नहीं देती। तो ये फिर उसके बाद पाकिस्तान में इस समय ये भी डिबेट शुरू हो गया कि पाकिस्तान का गठन को लेके, बिल्कुल वहाँ पे ये होने लगा कि मौलाना आज़ाद ने ठीक कहा था, इस तरह की बातें उठने लगी, तो इन्होंने कहा दोबारा से हिंदू मुस्लिम करो, एक ही चीज़ है, अभी इस्लाम चल रहा था, अब हिंदू मुस्लिम को करना। मुझे लगता है कि ये सारी कैलकुलेशंस थी जो उनसे गलत हो गई। वो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के माइंड को और इस गवर्नमेंट के जो पावर है उसको समझने में नाकामयाब रहे। वो ट्रस्ट कर रहे थे कि अमेरिका होगा और ट्रंप होगा, हमको अल्टीमेटली बचाएंगे आके, और वो कोशिश करेंगे बचाने की। बिल्कुल, चलो मैं उस पॉइंट पे भी आऊँगा, लेकिन सर अब लोग सवाल एक ये पूछ रहे हैं कि 26/11 का हमला होता है, तब बड़ा तनाव बॉर्डर पर हो जाता है, लेकिन हम फिर कोई बड़ा एक्शन नहीं लेते हैं। भारत की संसद पर भी हमला होता है, जब वाजपेयी साहब थे तब भी हम कोई बड़ा एक्शन नहीं लेते हैं। फिर पुलवामा होता है तो हम एक नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। लोगों को लगता है, और अब फिर पहलगाम का मामला हुआ, कि हर 4-5 साल में पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कुछ बहुत बड़ा कर दिया जाता है। ये कब तक चलेगा? कुछ लोग ये कह रहे हैं क्योंकि हर चीज़ की जड़ में सेना है, जब तक आप उनको सबक नहीं सिखाएंगे चीज़ें होती रहेंगी, क्योंकि वहाँ की फ़ौज को ये फ़र्क नहीं पड़ रहा कि यहाँ पर आप 5 मिलिटेंटों को मार दें या वहाँ पर जो उनके मिलिटेंटों के ठिकाने वहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दें। जब तक डायरेक्ट आप उन पर कोई अटैक नहीं करेंगे, उनको सबक नहीं सिखाएंगे, तब तक वो बैकफुट पे नहीं जाएंगे। आपको लगता है कि वक्त आ गया कि अब नेक्स्ट स्टेप पे कुछ एस्केलेशन होनी चाहिए? क्योंकि जब ज़रूरत पड़ी तो इसराइल ने भी एस्केलेशन की, आज रशिया और यूक्रेन भी एक युद्ध में शामिल हैं। देखिए, इसे किस तरह से देखते हैं आप? बहुत से लोग बात करते हैं इसराइल की स्थिति बिल्कुल अलग है। नहीं, उसको अगर हम छोड़ भी अपनी बात इसराइल को पूरी अमेरिका की सपोर्ट है, पूरे पश्चिमी देशों की सपोर्ट है, वीपन वहाँ से मिलता है, पैसा वहाँ से मिलता है, वो एक अमेरिका का बहुत ट्रस्टेड एलाई है, जो कोई देश, और फिर ख़ासतौर से इस वक्त हम ये देख रहे हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में भी और ट्रंप के भी एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी टोटल डिपेंडेंस इजराइल के ऊपर है। हिंदुस्तान अपने स्तर पर इस लायक नहीं है कि हम अगर पाकिस्तान नहीं बिल्कुल है, क्यों नहीं है, मैं कब ये कह रहा हूँ कि नहीं है। देखिए, दो चीज़ है, इंडिया के सामने जो प्रॉब्लम रहती थी पहले,
और अभी भी बनी है, हमारा एजेंडा डेवलपमेंट का है। इंडिया की पहली प्रायोरिटी ये होती है कि डेवलपमेंट एजेंडे से हम डिविएट न करने पाए, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी का बहुत मशहूर स्टेटमेंट है जो प्रेसिडेंट पुतिन को उन्हीं ने दिया था कि युद्ध का काल समाप्त हो गया। और कि वो हम देखिए, युद्ध आप शुरू कर सकते हो, ख़त्म करने की क्षमता आप में नहीं होती। यूक्रेन युद्ध हम देख रहे हैं, इराक का हमने देखा, अफगानिस्तान का, इतने फोर्सेस होते हैं दूसरे जो उसको कंटिन्यू कराते रहते हैं। इतने आउटसाइड फोर्सेस उनके इंटरेस्ट होते हैं, वो उसमें जुड़ जाते हैं। मेरा ख्याल है कि बहरहाल इसका बदला तो इंडिया लेगा, मोदी उनको छोड़ेगा नहीं। उसी बदले की सर मैं बात कर रहा था कि क्या इस बार कुछ ऐसा होगा उस बदले में जो अब तक नहीं हुआ? जो नहीं हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही होगा। और बहुत सोच समझ के होगा। इनकी टाइमिंग ये तय करेंगे, टाइमिंग होगी, और किस जगह पे होगा ये सारी चीज़ें सेना तय करेगी, और इसका बदला लिया जाएगा। एक तो दो चीज़ें प्राइम मिनिस्टर ने कही हैं कि एक तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको हम चुन चुन के नहीं घेरेंगे, पकड़ लाएंगे, ठीक है इसमें। दूसरे ये कि जो उनके पीछे थे, तो उनके पीछे हम सब जानते हैं कि सेना थी, तो यानी सेना के ऊपर डेफिनेटली ये करेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता सर पाकिस्तान की जो सेना है उसके भी व्यवहार में इंडिया को लेकर एक कंसिस्टेंसी नहीं है? क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूं तो जनरल बाजवा ने भी कुछ साल पहले ही कहा था कि हम 100 सालों तक हिंदुस्तान से शांति चाहते हैं। जब हमारा चाइना के साथ टेंशन था तब भी उन्होंने यहाँ पर कुछ बदमाशी नहीं की, उसकी भी लोग जनरल बाजवा की कुछ लोग इस बात के लिए भी तारीफ करते हैं कि आपने तब उस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया। और फिर हम देखते हैं कि अचानक से मुनीर साहब ने स्टेटमेंट दे दिया, टू नेशन थ्योरी की बात कर दी, फिर इस तरह से अटैक हो गया। तो क्या वहाँ जनरल टू जनरल भी डिपेंड करता है कि किसकी क्या सोच है? क्या मुल्क की अपनी कोई सोच नहीं है कि हिंदुस्तान से कैसे ताल्लुक रखने? नहीं, जनरल टू जनरल वो नहीं होती। तो फिर बाजवा साहब ने जो स्टेटमेंट दिया और महज 2 साल में इस तरह की चीजें होगी, से आप कैसे देखते हैं? उस वक्त उनके पास बड़ी इनस्टेबिलिटी थी गवर्नमेंट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। उनका कंसंट्रेशन ये था भी किसी भी सूरत से इलेक्शन जीतो, अपना आदमी बिठा लो, इन सब चीज़ों में फंसे हुए थे। ठीक है। अब ये है कि जो उन्हीं ने गवर्नमेंट बना तो दी है, गवर्नमेंट बिल्कुल मतलब उसकी सपोर्ट बेस है ही नहीं पाकिस्तान में, पंजाब में नहीं है। पंजाब में नहीं है। जबकि शहबाज शरीफ पाकिस्तान पंजाब के है, पंजाबी पूरी सपोर्ट आर्मी को और गवर्नमेंट को देती है, उसकी भी सपोर्ट उनको नहीं है। तो आर्मी इस वक्त आर्मी ये का जो मेन थिंकिंग थी इस वक्त कि, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान कोलैप्स हो रहा है। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है या खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है, तो उनकी ये थी कि भाई दोबारा से हिंदू मुस्लिम को रिवाइज इशू को लेके आओ, पार्टीशन को लेके आओ, और हम लोग बिल्कुल स्पेशल हैं, अलग हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है हिंदुओं से। और वो उसको देखते हुए उनकी इस वक्त की उन्होंने किया कि उनकी कैलकुलेशन ये थी कि हमारी अब यही तरीका है, हमको दोबारा से मतलब कि जितना हिंदुस्तान से तनाव होगा उतना अपनी आवाम को ये डर दिखाएंगे कि देखो जंग के हालात हैं और ऐसे हालात में हम ही तुम्हें बचा सकते हैं, और उनकी इंपॉर्टेंस से बढ़ जाएगी। लेकिन ये कि मुझे लगता है न तो पाकिस्तानी जनता इनके चक्कर में आएगी, इसलिए पाकिस्तान की आम पब्लिक जो है उसका मानना यह है कि भारत बहुत स्ट्रांग है इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली। जाहिल आदमी भी ये बात देख रहा है कि हम लोग बहुत पिछड़ गए हैं, वो लोग, इनका मानना है। और फिर दूसरी तरफ उसको ये भी दिख रहा है कि इस आदमी इंडियन आर्मी से नहीं जीत सकती, लगातार हारी भी है, और फिर उसके अलावा इसके पॉलिटिकल, इमरान ने उनको इतना बड़ी क्षति पहुंचाई है इस आर्मी को, जिसकी कोई इंतहा नहीं, एक्सपोज कर दिया है। तो वो ट्रस्ट भी नहीं है। तो अच्छा, ये ट्रिक्स बहुत दिनों से कर रहे हैं, इंडिया के बॉर्डर पर बिल्डअप कर लेना, कश्मीर मुद्दा भी नहीं है पाकिस्तान की जनता में इस वक्त कि भाई ये कश्मीर से हमें फ़ायदा ही नहीं हो रहा, नुकसान के सिवा कुछ नहीं है, इसी की वजह से सारी लड़ाई है हिंदुस्तान से, और कुछ मिल भी नहीं रहा। दूसरी बात ये कि इनका सारी जो मेहनत इन्हीं ने की थी 30 साल, वो तालिबान को बिल्डअप करने में, अफगानिस्तान को, वो कार्ड भी इनका कोलैप्स हो गया। इनको बड़ी उम्मीद थी जब अमेरिका गया कि हमारे साथ आ जाएंगे, ये पहुंच गए थे फौरन। इनके ISI के चीफ और कहने लगे कि स्लेवरी इतने साल की खत्म हुई, और क्या बकवास जो उन्होंने किया। तो वो इनको लग रहा था कि अफगानिस्तान में जो तकरीबन $2 ट्रिलियन के नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हमको मिल जाएंगे, हमारी इकनॉमी उससे सुधर जाएगी और हम फिर से ठीक हो जाएंगे, अफगानिस्तान हमारा एक कॉलोनी की तरह होगा। वो तालिबान ने कहा कि हमारा तो खुद चाइना से डीलिंग है, हमारी
खुद डीलिंग लोग कहते हैं कि अमेरिका वो से। पठान जब अमेरिका के दबाव में नहीं आए तो वो पाकिस्तानियों के हाँ दबाव में नहीं, कहाँ से उन्होंने आएंगे? कहा, हाँ बिल्कुल सही बात कही। फिर उन्होंने कहा कि हमको तो अमेरिका से डायरेक्ट जब डीलिंग है, हमने सारी निगोशिएशन कर ली, सब कुछ कर लिया, अब इनकी ज़रूरत क्या है? जरूरत क्या और है? फिर दूसरे डूरेंट लाइन, हाँ, डूरेंट उसको मानता नहीं कोई अनसॉल्व अफगान, वो भी कोई नहीं नहीं है। मानता हाँ, अफगान। हाँ। तो वो जो कार्ड उन्हीं ने छोड़ा। यार, और फिर उसके बाद इनके साथ ये भी तो इन्होंने सर एक इस साथ, बारे बीच जैसा में रोक आपने रहा हूँ, पहले आपने कहा हाँ सर, कि आपको लग रहा है कि क्या हताशा भी थी पाकिस्तान हताशा ही तो आर्मी थी। में बहुत कि अच्छा यार, वर्ड। है ना, कि हम बलूचिस्तान में जो हो रहा है, ट्रेन हाईजैक हो गई, फिर वो डूरन लाइन पे भी लगातार है कि, और लोग ये कह रहे थे कि भैया आप कश्मीर का ही मुद्दा तो हमेशा उठाते हैं, अभी तो वो भी ठंडा पड़ा, तो इनको लगा कि अपनी रेलेवेंस स्थापित करने के लिए कम से कम इसी मुद्दे को गर्म कर दें, कुछ और कंट्रोल नहीं हो रहा। तो बिल्कुल आपने सही कही, हताशा बहुत अच्छा लफ्ज आपने यूज़ किया, बिल्कुल वही नज़र आती है। लेकिन अब की का जो ऑपरेशन होगा इंडिया का, वो इनको ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा, कर देगा। इसलिए कि जो हालात इस वक्त बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में है, ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। आर्मी को 2 स्टेट में उधर डिप्लॉय करना, और फिर उसके बाद सिर्फ अगर इंडियन आर्मी बॉर्डर पे डिप्लॉय कर देती है तो इनके पास इकोनॉमिकली ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ डिप्लॉयमेंट्स। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कि हाँ। तीन तरफ इनको आर्मी का डिप्लॉयमेंट जो Deployment करना करना पड़ेगा, पड़ेगा। दे हाँ। कांट अफोर्ड, हाँ। इट्स ए ह्यूज एक्सपेंडिचर। हाँ, हाँ। बहुत बहुत पैसा खर्चा होता है आर्मी के डिप्लॉयमेंट पे। बिल्कुल। लेकिन सर लोग ये भी बात करते हैं कि अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हम बात करें, अगर किसी जंग की भी बात करें, तो हमारे स्टेक्स कहीं ज़्यादा हाई हैं, क्योंकि उनके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है। हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, इतनी इन्वेस्टमेंट भी आती है, पूरी दुनिया घूमने भी आती है। अगर किसी भी तरह का युद्ध होता है, एक तो पहले अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है, फिर दूसरा डर लोगों को ये भी है, या यूं कहीं कि बारी बारी जो डर पाकिस्तान की तरफ से दिखाया जाता है वो न्यूक्लियर बॉम्ब का है। इस दोनों डर को आप किस तरह से एस्केलेट करेंगे? क्योंकि हर बार ये सोच के तो आप नहीं रुक सकते कि नहीं, सामने वाले के पास न्यूक्लियर बम है या हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। एक वक्त तो आता ही आदमी कहता कि ठीक है, वो नुकसान जो होगा वो देखा जाएगा, अभी तो मैं इस चीज को एक अंजाम तक पहुंचाऊं। देखिए, सारी चीज़ें जब सेना मूव करेगी या सेना का कोई ऑपरेशन होगा तो वो कैलकुलेट करके करेगी। ठीक है। और कोई भी ऑपरेशन होगा उसमें समय ऐसा होगा कि जिसमें तालिबान भी इनके ऊपर बैशिंग करते होंगे एक तरफ से, और फिर बलोच और पठान और को भी मौका मिल जाएगा, ठीक है। वो भी करते होंगे। और कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई लॉन्ग ड्रॉन बैटल इंडिया तैयार करेगा। ठीक है। ठीक है। जो भी होगा एक बहुत स्विफ्ट ऑपरेशन होगा, ये देखते रह जाएंगे, इनकी कुछ समझ में नहीं आएगा, ह्यूज डैमेजेस होंगे जिसको ये बर्दाश्त। तो आप ये कह रहे हैं एक तरह से कि अब जो पहलगाम में हुआ है उसके बाद जो होगा वो पाकिस्तान को एक तरह से एक मुल्क के तौर पर तोड़ भी सकता है। नहीं, ये खुद ही टूटेंगे, खुद ही टूट जाएंगे। ये खुद ही टूट जाएंगे, इसलिए कि इनके इतने एनिमी इन्हीं बना लिए हैं कि वो सब उस मौके का फ़ायदा उठा लेंगे। तालिबान को एक मौका मिल जाएगा, वो, और अभी तक तालिबान जो है पाकिस्तानी तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, देन दे विल इंटर। वो खुद अंदर आने की सोचेंगे, अंदर आने की सोचेंगे। और क्या उनका कि ये बहुत अच्छा मौका है, इसको एक्सप्लॉइट करो। इसी के देखिए, और जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है वो तो अपनी जगह है ही। हाँ। तो देखिए, पॉलिटिकल लीडरशिप फेल्ड है आपकी, इकोनॉमी आपके पास है नहीं, आप बैंकरप्ट हो रहे हैं। फिर उसके अलावा ये एक और आपकी मुसीबत आ जाएगी बात। दूसरी चीज़ ये मैं कहना चाह रहा था कि ये खैबर पख्तूनख्वा जो है ये कभी पाकिस्तान का अंग नहीं बनना चाहता था, और न बलूचिस्तान बनना चाहता था। खैबर पख्तूनख्वा को हम लोग नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहते थे। यहाँ पे बादशाह खान थे, कांग्रेस के फ्रंटियर गांधी कहलाते थे, वो बहुत खिलाफ थे, पूरी ज़िंदगी खिलाफ रहे, वो नहीं चाहते थे। फिर उसके अलावा ये था कि जो सक्सेसिव गवर्नमेंट जितनी भी थी अफ़गानिस्तान में वो खिलाफ थी पाकिस्तान के बनने के लिए। उनका मानना ये था कि पाकिस्तान जो बन रहा है ये बन रहा है इस्लाम के नाम पे, और ये फिर बाद में हमारी तरफ भी आएंगे। हाँ। और पाकिस्तान कोई नाम नहीं है, ये एक्रोनिम है। अच्छा। पी से पंजाब है, ए से अफगानिस्तान है। अच्छा। इसके अंदर। हाँ। और इस तरीके से इन्हीं ने जोड़ के बनाया, इससे सिंध है। तो वो अफ़गानिस्तान को ये शुरू से लड़ रहा था। फिर दूसरी बात ये कि अफ़गानिस्तान में जब राजशाही थी तब भी और उसके बाद भी डूरन लाइन को उन लोगों ने नहीं एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए कि ये डूरन लाइन जो थी, सर डूरन जो थे उन्हीं ने ये बनाई थी, पार्टीशन कर दिया था 2nd and 3rd
एंग्लो अफगान वॉर के बाद, जब वो अफगान हार गए उस वॉर में, तो उन्हीं ने इसको पार्टीशन कर दिया, इसको एक बड़ा पार्ट ब्रिटिश इंडिया से जोड़ दिया। तो वो उसको वो जिसकी वजह से ये हुआ कि पश्तून ज़्यादा इधर हैं, उधर कम है। तो पश्तून की हमेशा से डिज़ायर रही कि यार अगर हमारी यूनिटी हो जाएगी तो हम बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, एंड दे डोंट वांट टू सी पाकिस्तान, दे वांट टू गो टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया। सही कर साहब आपने, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी हमने देखा कि एक सौतेला रवैया पश्तूनों के साथ होता रहा। सर इस पे भी हम मुद्दे पर आएंगे। अब एक जो अभी इंडिया ने स्टेप कुछ उठाए हैं, हम उस पर बात कर लेते हैं। जैसे जो अपना इंडस ट्रीटी थी, जो इंडिया ने कल उसे सस्पेंड कर दिया अभी, है ना, तो कह रहे हैं कि वो भी, हालांकि ऊपरी तौर पर लोगों को लग रहा है कि अच्छा पता नहीं उसके क्या मायने क्या नहीं, लेकिन जब हम उसकी गहराई में जाते हैं और ये देखते हैं कि पाकिस्तान की क्या निर्भरता उन नदियों पर जो वेस्टर्न फ्रंट वाली हैं, और अगर सच में भारत वो पूरा पानी रोकने में कामयाब होता है, हालांकि उसमें वक्त लगेगा क्योंकि अभी हमारे यहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ, तो ये तो अपने आप में ही पाकिस्तान को उतना नुकसान हो सकता है जितना एक युद्ध में भी नहीं होता। अगर मैं कुछ आंकड़े हमारे दर्शकों को बताऊं कि जो पाकिस्तान की जो टोटल इनकम है वहाँ पर, वो 23% उनकी इनकम खेती से होती है, और उसमें जो 68% जो उसकी आबादी है वो खेती पर निर्भर करती है। ऐसे में अगर इन नदियों से जो पाकिस्तान को पानी मिलता है, वो पाकिस्तान की टोटल जो उसका यूजेज है उसका 90% पानी मिलता है। मतलब पाकिस्तान के इस्तेमाल का 90% पानी उसको इन 3 नदियों से मिलता था, जो कि अगर भारत ने सस्पेंड कर दिया तो शायद ना मिले। इसके अलावा पाकिस्तान में जो 30 से 50% जो औद्योगिक उत्पादन भी होता है, उस पर भी फर्क पड़ेगा। मतलब इंडस्ट्री हैम्पर होगी, आपकी जो खेती बाड़ी है वो हैम्पर होगी। इस तरह से तो कह सकते हैं कि पूरा मुल्क ही शायद उसकी चपेट में आ जाएगा। तो इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? नहीं, उनके यहाँ खेती ही तो मेन चीज़ है। हाँ, इंडस्ट्री तो बहुत ही कम है, बिल्कुल, उनकी बहुत ज़्यादा डेवलप है नहीं, कुछ सेक्टर्स हैं। लेकिन ज़्यादातर तो खेती, पंजाब तो पूरा उनका इसी पे है। फिर दूसरी बात ये भी है कि लेकिन भारत को एक राइट है कि ये जो पानी उधर जा रहा है 80%, 2020+ हम अपने लिए रोक सकते हैं। फिर दूसरी, अकॉर्डिंग टू ट्रीटी। फिर उसके अलावा ये भी है कि हमारी जिस समय ये ट्रीटी साइन हुई थी 1960 में, तब से अब तक पॉपुलेशन बढ़ गई है, नंबर 1। हमारा एरिया ऑफ एग्रीकल्चर जो है, हमारा खेती, उसका विस्तार लगातार हो रहा है। तो ये जो बढ़ी हुई पॉपुलेशन है, ये उस वक्त तय हुआ था क्योंकि जो पॉपुलेशन थी उसके हिसाब से ये डिवीजन वाटर का। तो हम निगोशिएशंस के भी थ्रू हमको राइट बनता है कि हम अपना पानी जो वहाँ जा रहा है उसका एक बड़ा पोर्शन हम ले सकते हैं, ये कह के। दूसरी बात ये कि अगर वो इस तरह का उन्होंने ये पहलगाम में हुआ है, तो फिर दूसरी बात ये कि भारत के अंदर डेमोक्रेसी, ये पब्लिक ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहाँ के अंदर। वो जनता बहुत गुस्से में है, और अगर इन्हीं ने सचमुच 15 दिन भी रोक दिया पानी, तो बहुत हालात बहुत खराब मुश्किल हो जाएगी। और ये सोचना कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, ये सब बहुत तेज काम हो जाते हैं। इसी पर सर डाइवर्ट किया जा सकता है पूरा मूवमेंट उसका, रिवर का दूसरी तरफ, उसमें एक एक्सप्लोजन से वो डाइवर्ट हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाते रहोगे। इसी पर सर ये चीज़ बताइए कि पाकिस्तान या जनरल मुनीर ने भी अभी कहा था कि कश्मीर हमारी शाहरग है, और वो शाहरग जब कश्मीर को कहते हैं तो उनका मतलब ये होता है कि जो ये सारी जो नदियां हैं ये सारी कश्मीर से ही आती हैं, और पाकिस्तान हमेशा कहता है इसलिए भी हमें कश्मीर चाहिए क्योंकि इन्हीं पानी के ऊपर पाकिस्तान निर्भर करता है। अब हिंदुस्तान ने एक कदम उठाया, मुझे याद आता है हाफिज सईद ने भी 1-2 साल पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर हिंदुस्तान ने पानी रोका तो खून की नदियां बहा देंगे। आपको लग रहा है कि ये पाकिस्तान की तरफ से भी इस पर कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ सकता है, या ऑप्शन क्या है उसके पास? यूएन में जा सकता है, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, खासतौर से ये कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाओं वाले, हाफिज सईद वगैरह, ये इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं कि खून की नदियां बह जाएंगी और पता नहीं क्या हो जाएगा। आज तक तो मुझे दिखा नहीं। ये हमेशा इस किस्म के एक्शन करते हैं, कायराना वाले जिसे कहते हैं, कि गरीब लोगों को, पर्यटनों को मार दिया, वहाँ के ऊपर रेडी पटरी वालों को मार दिया, या होटल के अंदर, ताज होटल के अंदर घुस के उन्हीं ने इतने लोगों को मारा, दूसरे होटलों में, और एक उसी पे खुश हो रहे हैं कि हमने इतने बड़ा ऑपरेशन कर लिया। तो ये इस तरह की बेवकूफ़ी की बातें वो लोग करते रहे। ये बड़े, इनकी सोच जो है बड़ी मेडिवल ट्राइबल है, और
और वही वजह है पाकिस्तान के डिके का, वही वजह है पाकिस्तान की हार का, हमेशा जो हार हुई है। सोच ही बनाता है मुल्क को या किसी भी कौम को, वो सोच ही इनकी इतनी बैकवर्ड है जिसकी कोई इंतहा नहीं। ये बहुत ज़्यादा इनके पास ऑप्शंस है नहीं है। कोई ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आते इनकी, किसी तरह के नहीं। देखिए, कुछ भी करने के लिए एक तो काफ़ी पैसे की ज़रूरत होती है, दूसरे इंटरनेशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो दोनों ही नहीं है उनके पास। जो दोनों उनके पास इस समय नहीं है, इनको कहीं से नहीं मिलेगी। कि चाइना भी इनको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं दे सकता। ठीक है। चाइना भी कैलकुलेट करके तय देता है कि ये बस जिंदा रहे। इसलिए कौन कब तक इनको देता रहे? का तो ये कि हमेशा पैसा मांगते रहते हैं, हमेशा हमको दो, कहीं से 1 बिलियन, कहीं से 2 बिलियन और 3 मिलियन, और फिर रख लिया। लेकिन आपको लगता है कि सर जो ये पहलगाम में अटैक हुआ, अगर मैं फिर उस पर आऊँ, और जिस तरह से टूरिस्ट पर का कत्ल किया गया, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि लोकल कश्मीरी इससे तो नाराज़ हैं ही, और पूरे हिंदुस्तान में लोगों को दुख है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। उन्हें इस बात की भी चिंता, और जो चिंता उनकी बनती भी कि अब लोग आना बंद हो जाएंगे। हम देख रहे हैं कि अलग अलग जो वेबसाइट है जहाँ से लोगों ने बुकिंग कराई थी, अपनी बुकिंग कैंसिल करवा रहे हैं, टूर ऑपरेटर भी बता रहे हैं। क्या इस एक वाक़े के बाद जो एक कह सकते हैं कि एक मॉरल सपोर्ट अगर कहीं कुछ कश्मीरियों का था भी पाकिस्तान के लिए, या कोई लगाव था भी, आपको लगता है वो आखिरी धागा भी इससे टूट जाएगा? क्योंकि कश्मीरी ये तो बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप उनकी रोजी रोटी पे लात मारें, और लात तो लगी गई इससे। बहुत अच्छी बात आपने कही, मैं कहने वाला था कि जो सिंपैथी थी एक सेक्शन में उनके यहाँ थी, वो सिंपैथी अब उनको नहीं मिलेगी, जो जिसकी वजह से वो पहले भी ख़त्म हो रही थी, लगातार इरोड होती चली जा रही थी, स्पेशली आर्टिकल 370 के ख़त्म होने के बाद। उनको ये सडनली ये लगा कि बजाय हमें आज़ादी की, जो उन लोगों ने बात करनी शुरू की थी, जमात इस्लामी या वहाँ पे दूसरे कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाओं के लोगों ने, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए और ये सब करने की, वो तो मिलने की सवाल नहीं हो रहा। दूसरी तरफ ये है कि हमारी जो ऑटोनॉमी थी वो भी हमारे साथ चली गई, और तीसरी बात ये कि इतना ज़्यादा वो लोग पिछड़ गए हैं इकनॉमिकली और अदरवाइज स्टेट, कि अब हमारे पास कुछ बचा नहीं। तो उसके चलते हुए इनको हुर्रियत का सपोर्ट बेस तो ख़त्म हो गया पहले, दूसरा सेटबैक इनको अब लगेगा जो मिलिटेंसी में लोग जा रहे थे उसमें भी बहुत बड़ी कमी आ जाएगी। इसलिए कि उनको अब ये एक भी ऑपरेशन जब इंडिया का हो जाएगा तो उसके बाद ये होगा कि एक हार की फीलिंग कि अब हम कुछ नहीं बचा है हमारे पास, यू नो, रिजाइन जिसे कहते हैं पूरा। अब वो स्थिति वहाँ पे डेवलप हो रही है, इसलिए कि इसने तो उनको बिल्कुल कमर तोड़ दी कश्मीरियों की। बिल्कुल इनका देखिए, कश्मीरियों का ये रहता है कि ये 4 महीने में वो साल भर का पैसा कमा लेते हैं। और अभी उनका सीजन स्टार्ट हुआ था। अभी उनका सीजन स्टार्ट हुआ था। यात्रा भी होने और दूसरी बात ये रहती है कि इस 4 महीने में उनकी पूरी इकोनॉमी इसी पे मतलब बहुत बड़ा। सर सिर्फ मुझे लगता है, माफ कीजिए बीच में रोक रहा हूं, बात सिर्फ इन 4 महीनों की भी नहीं है, शायद इससे जो डेंट पड़ा है, अब किस बात की क्या गारंटी है कि अगले साल लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? अब पता नहीं लोग कब तक नहीं, ये तो बहुत दिनों के लिए बंद हो गया। ये ट्रस्ट 10 साल के बाद बना था। और जो आदमी बेचारा रोज कमा रहा है, खा रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चों का पेट भर रहा है, अब उसको आप क्या सफाई देंगे? वो बेचारा क्या करेगा? क्या नहीं, उनका छोटा बड़ा सब इस पे डिपेंडेंट है। सारा ट्रेड उनकी, जो लोग जाते हैं तो कुछ शॉपिंग करते हैं, उनकी शॉल, उनके दुशाले, उनके कारपेट्स, उनके दूसरे सामान जो सब जितने पेपर मशी के, उनके फर्नीचर, ये काफ़ी बिकते हैं। फिर उसके अलावा ये है कि उनके होटल बिजनेस, यानी अब इतना टूरिस्ट जाने लगा था 1 साल से 2 साल से कि लोग अपने घरों में 1-1 कमरा 2-2 कमरा उनको देते थे। वो लोग भी कैसे कमा रहे थे? यानी होटल में जगह नहीं थी, बिल्कुल नहीं तो वो थी। तमाम घरों में लोगों ने अपने कमरे, वो क्या कहलाती, वो वेबसाइट पर डाल देते हैं, तो उसमें बेड एंड ब्रेकफास्ट वाला वो सिलसिला चल रहा था, जिससे लोगों की आमदनी, घरों की, अपना लोगों ने 1-1 2-2 कमरे एक्स्ट्रा बना लिए थे, बढ़ा लिए थे वहाँ के ऊपर। और वो सब मतलब तो आपको लग रहा है कि ये सब देखकर पाकिस्तान में बैठे लोगों को लग रहा था कि देखिए कश्मीरी तो अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लग गए हैं, खुशहाल भी हो रहे हैं, यहाँ टूरिस्ट भी आ रहा है। पिछले साल अगर मैं गलत नहीं तो 2 करोड़ 35 लाख टूरिस्ट कश्मीर में आए,
और हिंदुस्तान की आर्मी, वहां पर दोबारा चुनाव भी हो गए हैं, तो ये सारा जो नैरेटिव था हमारे हाथ से निकल रहा है, हम अपनी मौजूदगी कैसे दर्ज करवाएं। और इस डेस्परेशन में, इस हताशा में उनको लगा कि कैसे भी हो, चलो टूरिस्ट ही मार दो, ये जो अभी एक सिलसिला अच्छा बना हुआ है इसको तोड़ो, अपनी मौजूदगी दर्ज कराओ, फिर भले उसकी कीमत कितनी क्यों ना हो, कितनी भी लानत मलानत क्यों ना हो। आपको लग रहा है कि चूंकि कश्मीरी भी उनके हाथ से निकल रहे थे इसलिए उन्होंने ये सब किया? एक वजह बहुत से लोगों का कहना ये है जो आप बता रहे हैं हाँ। कि सिचुएशन, एक तो इलेक्शन ने बहुत बदलाव आया था, बड़ा पार्टिसिपेशन था, लार्ज नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड, और उनका विश्वास दोबारा से डेमोक्रेसी पे हो रहा था। जो हालांकि अधिकतर लोग कश्मीर में कभी मिलिटेंसी के साथ नहीं थे, उनके साथ थे भी नहीं। मेरा बहुत बार जाना हुआ कश्मीर में, सबसे मिला वहाँ पे बहुत से। जो मेन वैली है, वैली में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसके अंदर यूथ काफ़ी अट्रैक्ट हो गया था। अगर 500 भी हो जाता है तो बहुत बड़ा नंबर होता है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं ना सर कि किसी क्लास में 50 बच्चे हैं और 3 बच्चे भी सोचे कि मुझे शोर मचाना है तो पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। तो वो इस तरीके से वहाँ पे था, सिलसिला था, और लोग बहुत तंग आ चुके थे मिलिटेंसी से। फिर इलेक्शन हुआ, फिर 370 गया, इलेक्शन हुआ, और फिर धीरे धीरे उनका ये हुआ कि यार ये इसको रोको। आम जनता जो दो चीज़ें हुई, एक तो हुर्रियत का ख़त्म हो जाना, हुर्रियत का डर था लोगों को बहुत बड़ा, कि वो जमात इस्लामी जब उनका, हालांकि जो भारत की जमात इस्लामी है नीचे दिल्ली वाली, उसमें और वहाँ के उसमें बहुत फ़र्क है। ये लोग जो है इनका विश्वास डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ पे है, वो लोग सेपरेटिस्ट हैं, इन्होंने अपने को अलग कर लिया था कश्मीरियों ने पार्टीशन के बाद ही। तो वहाँ के ऊपर जो उनका था कि पाकिस्तान से हमें जुड़ना चाहिए, पाकिस्तान के साथ हो, इस्लामिक फेटर्निटी की जो बात कर रहे थे, इनके पास एक बहुत बड़ा सेक्शन था, ये मिलिटेंट्स को भी यूज़ करते थे। अगर कोई इनके खिलाफ बात कर रहा है तो उसको टारगेट किलिंग, घर जला देंगे, टारगेट किलिंग हो जाएगी, ये होगा। तो उससे एक डर का माहौल था। जब हुर्रियत कमज़ोर हुई और हुर्रियत एक्सपोज हो गई, वहाँ पे 370 भी चला गया, वो सेक्शन वोकल हो गया था। बिल्कुल, वो सेक्शन, उसका डर भी खत्म हो गया था। एक सर, अगर हम इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें, हमने पाकिस्तान की बात कर ली, लोकल सपोर्ट की बात कर ली, लेकिन लोगों का कहना है कि कुछ गलती जो हमारे एंड पे हुई वो ये हुई कि हमें एक पैटर्न देखना चाहिए था। बिल क्लिंटन जब आए थे 2000 में, है ना, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस वक्त जो चिट्टी सिंहपुरा में 35 सिख मारे गए थे, उसी तरह मुझे याद आता कि आई के गुजराल साहब जब कश्मीर गए थे तभी वंदमा में एक मैसेकार हुआ था जब 28 कश्मीरी पंडित मारे गए थे, और वाजपेयी साहब जब लाहौर जा रहे थे तो उसके भी आसपास कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी। और फिर हमने याद, रईसी वाला जो इंसिडेंट हुआ था जब मोदी जी शपथ ले रहे थे। तो पूरा एक पैटर्न बताता है कि जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है या कोई बड़ा नेता आता है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ आतंकी हरकत करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में क्या वहाँ पर SOP का ख्याल नहीं रखना चाहिए था? इतनी बड़ी वैली थी, 1000 वहाँ टूरिस्ट था, पक्की रोड भी आधे घंटे दूर थी, क्या वहाँ पर पुलिस की सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए? आपको लग रहा है कि ये गलती रही? नहीं, देखिए बहुत मुश्किल है आप कश्मीर का, लेकिन एंटीसिपेशन तो सर होता है। आप कहाँ कहाँ पुलिस लगाएंगे, आप कहाँ कहाँ उनको गार्ड करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता कि हर तरफ आप पुलिस और सर अगर हम ये देखें कि पहलगाम ही ये जो जगह है, यहाँ पर कम से कम अगर मैं पिछले 10-12 सालों की बात करूँ तो 4 बड़े वाक़े यहाँ पर इसी में हो चुके हैं, अनंतनाग वाले इस एरिया में। मतलब चूंकि एक हिस्ट्री उस जगह की रही है और उस वैली में सब मैंने जिक्र किया। भाई देखिए, इस बात दरअसल ये है कि ये पूरा एरिया जंगल का है, बॉर्डर है, आए समझ में, उसको रोकना बहुत मुश्किल काम होता है। तो आपको लग रहा है कि इंटरनल सिक्योरिटी का कुछ एरर नहीं आप मानते हैं? किसी भी मुल्क में आप नहीं रोक सकते, आप कोई भी मुल्क हो। 9/11 अमेरिका के अंदर हुआ, इंग्लैंड में कितनी बॉम्बिंग हुई, जर्मनी में, आपने फ्रांस में इतनी हुई। बहुत मुश्किल होता है रोकना इंटेलिजेंस इनपुट। और ये छोटे छोटे ग्रुप्स में काम करते हैं, इनकी लोकल वो होती है, सपोर्ट बेस होती है। जब इनको इंटरसेप्ट कर लेते हैं इंटेलिजेंस वाले भारत के तो रोक लेते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि जहाँ पे इंटरसेप्ट भी नहीं कर पाते, वो भी बहुत स्मार्ट होते चले जा रहे हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है रोकना। कहना आसान होता है लेकिन
हाँ, जैसा आपने कहा कि वो पूरा जंगल वाला एरिया, मैं ये भी सुन रहा था कि ये लोग इतना एहतियात बरतते हैं कि मोबाइल फ़ोन नहीं अपने पास नहीं रखते नहीं, हैं, सैटेलाइट का यूज़ है ना। होता है। और सैटेलाइट भी सुना नहीं रख रहे हैं कि अगर वो कहीं जगह हाइड आउट भी है उनका, छिपे भी, उनको कोई चीज़ भी चाहिए तो पर्चियों के माध्यम से एक आदमी हाँ, दूसरे को पर्ची देता है, दूसरे तीसरे को देता है, और आखिर में किसके पास चीज़ आ रही है किसी को नहीं पता चलता। कुछ नहीं पता चलता, तो वो बड़ा बहुत ही मुश्किल हो जाता है इसको रोकने का। होता ये है कि अब मेरा ख्याल है कि अब मेजर्स लिए जाएंगे रोकने के इनको यहाँ पे भी। और देखिए, एक तो मिलिटेंसी को जब किसी देश की खुफिया एजेंसी की सपोर्ट हासिल हो जाए तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए कि अब ये पूरा जो ऑपरेशन हुआ होगा इसमें आईएसआई मिनट टू मिनट इनको गाइड कर रही होगी हर वक्त, जैसे हाँ। जैसे बॉम्बे का था 26/11 वाला, संभव नहीं है, आप कह रहे पॉसिबल हैं कि नहीं। सड़क से दो लोग उठा के अचानक किसी को शूट करने वाली बात नहीं, ये ट्रेंड लोगों का काम है। ये बहुत ट्रेंड लोगों का काम होता है। और सर, उनके पास सैटेलाइट है, उनके पास सारी कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं दुनिया भर के जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उनके पास रिसोर्सेज होते हैं इंटेलिजेंस एजेंसी के पास। देखिए, ये जो आतंकी संगठन है वहाँ पे, ये सेना के एक पार्ट बन चुके हैं। हाँ, ये सेना के एक अंग है। और डिस्गाइज में आप कह रहे हैं। हाँ, तो वो उस तरह से ऑपरेट करते हैं, इनके पीछे इनके साथ में सेना पूरी तरह खड़ी रहती है इस तरह के ऑपरेशन में, इसलिए मुश्किल होता है। अगर इंडिपेंडेंटली ये लोग ऑपरेट करते होते तो गवर्नमेंट इनको रोक ले, बहुत आसानी से इनको रोका जा सकता है। काफी हद तक रोक लिया था ये, बिल्कुल यहाँ पे अमन शांति हो गई थी। जो कुछ भी ये कर रहे थे वो कर रहे थे जम्मू क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ पे बहुत से नाले और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ से ये एंट्री इनकी आसान हो जाती है, तो सारा कंसंट्रेशन वहाँ पे था। और टीवी पे भी लोग रिटायर्ड आर्मी जनरल्स वगैरह बहुत बातें कर रहे थे कि वैली सेफ है, और लोग भी आने लगे थे वैली में, और उसका फ़ायदा उन्हीं ने उठा लिया। सर, एक सवाल मुझे बताइए, हालांकि थोड़ा बड़ा लेवल पे सवाल है, आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। जितने भी एक्सट्रीमिस्ट हैं, अगर वो किसी भी तरह की वारदात को अंजाम देते हैं तो क्या ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सोचते हैं? अगर मैं मसलन 2-3 उदाहरण दूं कि जब 9/11 हुआ तो तालिबान ने या उसे हमदर्दी रखने वाले लोगों ने, अलकायदा ने सॉरी, इसे अपनी बड़ी जीत माना। लेकिन उसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में क्या किया, इराक में क्या किया, वो पूरी दुनिया ने देखा। उसी तरह अगर हम बात कर लें कि जो अपना पुलवामा अटैक हुआ तो उसके बाद हिंदुस्तान ने वहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक की, और ऐसे बहुत सारे वाक़े आपको मिल जाएंगे जिसके बाद जो काउंटर अटैक किया गया। या इजराइल वाला उदाहरण हम ले लेते हैं, जब भले ही हमास ने अक्टूबर में किया 2023 में, लेकिन उसके बाद जो इजराइल ने तो पूरा गाज़ा ही बर्बाद कर दिया पूरा। तो क्या सिर्फ आप पहले हमले करने को अपनी जीत मान सकते हैं? आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? इसी वाक्य को ले ले, आपने मार तो दिए 26-28 लोग, आप अपनी जीत भी मान लीजिए, लेकिन जो 1 करोड़ के आसपास कश्मीरी हैं या बाकी जो लोग हैं या इवन की पाकिस्तान है, उस पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इसके बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा करने से पहले? देखिए, एक तो जो आतंकवादी होता है उसकी विचारधारा बिल्कुल अलग होती है, वो रैशनल नहीं होता, वो बहुत ही इर्रेशनल होता है। वो सिर्फ आतंक में विश्वास करता है कि हम ये ऑपरेशन कर लें, उसको ये नहीं मालूम कि इसका रिपरकशंस क्या होगा। तो वो दूसरी बात ये होती है कि वो जो उसकी सोच है वो बहुत ही एक महदूद दायरे में होती है, छोटे से उसके अंदर होती है, और धर्म के नाम पे वो बिल्कुल पागल हो चुका होता है। उसको ये पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू ये लोग चलते हैं। पहले इनको कंजर्वेटिव बनाया जाता है, फिर इनको एक्सट्रीमिस्ट बनाया जाता है, फिर उसमें से मिलिटेंट बनाया जाता है, फिर उसी में से ये लोग निकाले जाते हैं जो सुसाइड मिशन में भेजे जाते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि भले हमास हो या कोई भी ग्रुप हो, अगर उसके बाद 50,000 फिलिस्तीनी मारे गए, इनको इस चीज़ का कोई मलाल नहीं है, इन्हें इस बात की खुशी है कि हमने 1200 इजरायली मार दिए थे? आप कह सकते हैं, लेकिन यह है कि स्थिति अलग अलग है दोनों जगहों पे। वहाँ पे और यहाँ की स्थिति में मैं बहुत ज़्यादा फर्क देखता हूँ। यहाँ की स्थिति में यह है कि एक फिलिस्तीन को तो एक लिमिट तक अरबों की एक सपोर्ट है, इनको कहीं की सपोर्ट नहीं है, इनको कहीं की भी सपोर्ट नहीं है आतंकवाद को, सिवाय पाकिस्तान की सेना के, और उससे ज़्यादा कहीं की भी सपोर्ट नहीं है।
को। और दूसरी बात ये कि ये लोग जितने भी हैं एक दो किस्म के हैं मिलिटेंट हैं। एक तो वो हैं जो बाकायदा इन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं जो पाकिस्तान बेस्ड हैं। एक है अलकायदा वाले, दूसरी जो है ब्रांच, वो ब्रांच जो है वो बिल्कुल मर्सिनरी हो गई है। उनको अलग अलग कंट्री यूज़ कर रहे हैं अपने हित के लिए, पाकिस्तान इस्तेमाल करती है। ये ऑपरेशन में पता नहीं कि उनका इस्तेमाल हुआ है। जो इसका वो जो दिखाई देता है हॉल मार्क, उससे लगता है कि ये इनके इसमें लोग। हमास की भी इन्वॉल्वमेंट, मैंने कल कुछ खबरें ऐसी भी सुनी थी कि उसका भी कुछ रोल है इसमें। तो आपको लग रहा है कि वहाँ हमास के पास इतना टाइम ही नहीं है, हमास के पास कुछ बचा ही नहीं है वहाँ से निकलने का। हमास बाहर है कहाँ? अगर हो सकता है, मुझको लगता है अलकायदा के जो लोग हैं, ये अलकायदा इन जो इन्होंने बनाई साउथ एशिया, अफगानिस्तान में भी उसको बनाया है, वो पूरी एक्चुअली जो है वो कंट्रोल उसके ऊपर पाकिस्तान का है। उसने बहुत से ऑपरेशन ईरान में किए हैं, कुछ और जगहों पे किए हैं। तो वो बिल्कुल मर्सिनरी के हैं, इसलिए कि उनको वेपन चाहिए, उनको पैसा चाहिए, उनको जहाँ से मिलता है वो वहाँ से वो यूज़ किए जाते हैं। और ये वाला तो बिल्कुल उनका है। लेकिन ये कि जो मैं कह रहा हूँ कोई ज़रूरी नहीं है कि इस तरह का, इसलिए कि ये जो है लश्कर ए तैयबा, ये बहुत ख़तरनाक ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। इसको रीजनल इंटरनेशनल आतंकवादी जो ग्रुप्स हैं उन सब की सपोर्ट हासिल है, वहाँ तक ये पहुँच चुकी है इसके। और फिर सेना ने इसके पीछे है। तो मोस्ट प्रोबेबली यही। ये बताइए, जब मैं सारी बातें आपकी सुनता और पूरे मौजूदा हालात में देखता हूँ, अक्सर ये बात होती है कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है, और इस बात को हम भी मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है कि युद्ध से और लड़ाई से, जंग से तो कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन सवाल ये कि अगर आपके पड़ोस में एक ऐसा मुल्क हो जो सिर्फ रिलीजियस लाइन पर ही उसको लगता है कि वो आपके साथ नहीं रह सकता, क्योंकि उसको लगता है उसका सर्वाइवल ही इस बात को स्थापित करने में है कि आप अलग हैं, हम अलग हैं, जैसा कि जनरल मुनीर ने भी कहा। अगर वहाँ अपनी स्कूल की किताबों में आप हिंदुओं के खिलाफ कुछ पढ़ाते हैं, अगर वहाँ का जनरल जो कहता है कि हिंदू अलग हैं, हम अलग हैं, अगर किसी मुल्क की सोच में, उसकी जड़ों में ही अगर इस तरह की कह सकते हैं कि एक एक्सट्रीमिज्म है, तो फिर उस मुल्क के साथ किस तरह का डायलॉग या किस तरह के ताल्लुकात रखे जा सकते हैं? डायलॉग तो बंद ही हो गए हैं। हाँ, तो फिर ये चीज़ें कहाँ जाएंगी? तो इसका मतलब आप देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो चीज़ ये है कि भारत की सेना अंदर जाके उन्हें तोड़ दे। दूसरा ये है कि मुल्क कोलैप्स हो रहा है, तो कोई ऐसा ऑपरेशन किया जाए कि उस कोलैप्स जो है उसको वो फर्दर पुश कर दे। बाइसाइकिल इफेक्ट हो कहीं कोई। जी। तो आपने अगर फुल फ्लेज वॉर कर रहे हैं तो आपका जो डेवलपमेंट एजेंडा है वो पिछड़ जा रहा है। तो बेहतर ये होगा कि ऐसा कर दो कि इनका जो कोलैप्स में जो टाइम लग रहा है वो कम हो जाए, उससे पहले कोलैप्स। लेकिन एक बिखरा हुआ मुल्क, बिखरा हुआ पाकिस्तान भी तो खान साहब भारत के हक में नहीं है ना। बहुत बड़ी है वहाँ, तो फिर और कई लोग सर उठाएंगे, फिर पता नहीं। अभी तो हम तो कह सकते हैं कि बिखरे हुए मुल्क से निपट रहे हैं, हो सकता है फिर तो और तंजीमें वहाँ पर खड़ी हो जाएं, फिर उनसे कैसे निपटेंगे? देखिए, जो दो रीजन जो हैं, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, उनका रुझान अफगानिस्तान और ईरान, सेंट्रल एशिया की तरफ होगा, वो इधर नहीं आएंगे। ठीक है। पंजाब उनका जो है वो यूनाइटेड है, वहाँ से रिफ्यूजी नहीं आएगा अभी। वो कंडीशन वो तभी आएगा जब वहाँ पे सिविल वॉर हो। ठीक है। पाकिस्तान अगर टूटेगा तो कोई ऑल्टरनेटिव इमर्ज होगा। और जो एक न्यूक्लियर थ्रेट परसेप्शन दिया जाता है, आपको क्या कोई सोच ऐसा दिखता है कि पाकिस्तान उसके बारे में सोच भी सकता है? सोच सकते हैं वो लोग, लेकिन ये है कि इंडिया ऐसी सिचुएशन ही नहीं क्रिएट करने देगा कि वहाँ तक वो मामला पहुँचे। तो ऐसी सिचुएशन। और दूसरी बात ये कि अगर उन्हीं ने किया तो फिर उनका अस्तित्व तो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान तो दुनिया के मैप से गायब हो जाएगा। ये भी तो उन्हें सोचना होगा। तो सर, आप चूंकि इतने सालों से डिफेंस के इन मामलों को देख रहे हैं, अब ये बताइए कि अगर हिंदुस्तान को कोई सैन्य ऑप्शन तलाशना है पाकिस्तान के खिलाफ, वो ऑप्शन ऐसा क्या हो सकता है कि चीज़ें उस हद तक भी ना जाएं कि जहां पाकिस्तान अपने सर्वाइवल के लिए सोचने लगे या न्यूक्लियर ऑप्शन के लिए सोचने लगे, लेकिन उसे एक सबक मिल जाए? तो क्या उसका दायरा हो सकता है अगर उस पर कोई हमला होना भी है? तो बहुत मुश्किल है इसका जवाब मेरे पास, इसलिए कि
बहुत सी एजेंसीज मिलकर ढूंढेंगी इसको, इस मसले को पाकिस्तान कि किस तरीके से डील करना है, क्या टाइमिंग होगी, कहाँ पे होगा, क्या हर्ट करना है, और फिर उसके अंदर यही नहीं उसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह सब होगा। तो बहुत से ग्रुप मिल के ये ओनली गवर्नमेंट कैन। ये सवाल सर मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि जो लोग देखिए मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि सिर्फ अगर बॉर्डर पे ही अगर मोबिलाइजेशन हो जाए जैसे अटल बिहारी ने किया था तो भी उनके लिए कितनी बड़ी आफत हो जाएगी बगैर युद्ध किए हुए इनके लिए। हाँ, लेकिन सर उसका लोग एक फ्लिप साइड ये बताते हैं, उसका नुकसान ये बताते हैं कि अगर आपने एलओसी को गर्म कर दिया तो फिर वहां से जो है घुसपैठ है और आसान हो जाएगी, उसी फायरिंग एलओसी पर फायरिंग की आड़ में वहां से लोग फिर इधर आ जाएंगे, तो उसके साथ एक वो नहीं कर पाएंगे बहुत दिन। जो एक्सपेंडिचर होगा वो बहुत हैवी होगा उनके ऊपर। देखिए पहले इनको पैसा मिल जाता था अरबों से और दूसरी इनको बहुत ये जोश में रहते थे कि नहीं इनको ये था कि सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई ये सब उनके साथ खड़े हुए थे। अब ये सब इंडिया के साथ खड़े हैं। सऊदी अरेबिया का कहना ये है कि भाई ये तो पाकिस्तान इज एडिक्टेड टू डेट, जब देखो पैसा मांग रहे हैं, जब देखो पैसा मांग रहे हैं। अब वो बात भी नहीं करते। सऊदी अरेबिया ने सोचा था कि इनके कुछ और दूसरे अरब देशों ने भी सोचा था कि इनके कुछ बड़े बड़े जो कंपनीज हैं उनको हम खरीद लेंगे और हम चलाएंगे। वो कहते हैं कि भाई ये तो कुछ हो ही नहीं सकता इस मुल्क में। वो भी नहीं, उनको लगता है भाई पैसा बर्बाद करने के लिए तो होता नहीं पैसा। वो देखते हैं कि भारत में इन्वेस्ट करो तो अच्छा रिटर्न है। तो इनके साथ कोई है नहीं फिलहाल, अकेला चाइना का तजुर्बा भी अच्छा नहीं है सीबीसी को लेकर। तो ये जो है ये अपने ही गेम में बहुत बुरी। देखिए ये जो होती है ना, आप मिलिटेंसी यूज करे जा रहे, एक ही चीज को आप घुमाए चले जा रहे, ये बहुत दिन नहीं चलती, ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है। मुल्क के अंदर इनके इतने जो मिलिटेंट तहरीक तालिबान पाकिस्तान वो इन्हीं के खिलाफ हो गया। आप बताइए, सेकुलर ग्रुप्स खड़े हो गए बलूचिस्तान के अंदर। और फिर उसके अलावा ये कि खैबर पख्तूनख्वा में भी एक बहुत बड़ा ये पश्तून मुहाफिज मूवमेंट जो है ये बड़ा सेकुलर है, इसमें औरतें भी हैं, पीसफुल है। ये एक खड़ा हो गया। ये आगे नहीं बढ़ पा रहा इसलिए कि ये मिलिटेंसी के खिलाफ है। तो मतलब ये कि इनके साथ है कौन? सिंधी पहले से इनसे नाराज रहे हैं हमेशा से। जीवे सिंध मूवमेंट और दुनिया भर का रहा है, वो भी पार्ट नहीं बनना चाहते थे। पंजाब की गवर्नमेंट ऐसी है, गवर्नमेंट पंजाबियों के कंट्रोल में है लेकिन पंजाबी उस गवर्नमेंट से खुश नहीं है। तो मतलब बहुत बुरी हालत है। सेना का एक दबदबा था वो ख़त्म हो गया है। सेना से आए दिन लड़ाई हो रही है। कई शहर ऐसे हैं केपी में और उसके अंदर जहाँ सेना जा नहीं पा रही है। इवन की बलूच में कई जगह मैंने सुना बलूचिस्तान में फौजी जाने से मना कर दिया उन्होंने। मना कर रहे हैं भाई। सेना बहुत वक्त अपने लोगों से नहीं लड़ सकती कि आप मारे जाओ। अगर आपने ज़्यादा इनका इस्तेमाल किया तो बहुत ज़्यादा पश्तून सोल्जर्स हैं, डर इस बात का है कि वो रिवोल्ट कर देंगे। जो हुआ भी। तो वो पश्तून आपके इनके साथ बहुत ये अपने गेम में इस बुरी तरीके से फंस गए हैं जिसकी कोई इंतहा। दूसरी एक चीज़ और, धर्म जो है ये किसी भी स्टेट का बेसिस नहीं हो सकता। लेकिन वो तो कहते हैं तो बांग्लादेश क्यों अलग हो गया? इथनिक आइडेंटिटी जो होती है, इथनिक आइडेंटिटी को क्या कहेंगे हिंदी में? कि आपकी एथनिसिटी मतलब आप बहरहाल इथनिक आइडेंटिटी जो होती है ये धार्मिक आइडेंटिटी से ज़्यादा स्ट्रांग होती है। बांग्लादेश का क्षेत्रीय पहचान हम कह सकते हैं इसको। ये जो बांग्लादेश था जिसको हम उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान कहते हैं, यहाँ मुस्लिम लीग का मूवमेंट बहुत स्ट्रांग था। और पाकिस्तान जहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान जहाँ आज पाकिस्तान यहाँ नहीं था। उन्होंने तो मांगा भी नहीं था। ये तो अपने यूपी में और बंगाल में यहाँ पर आंदोलन, आसाम, बंगाल, यूपी, बिहार, तो ये वहाँ के ऊपर ये लोग नहीं थे। बांग्लादेश इसलिए अलग हो गया कि भाई उसकी इतनी आइडेंटिटी, उनको लगा कि पंजाबी आइडेंटिटी से क्लैश हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मुसलमान होंगे, हम अपना अलग निकाल लेते हैं। अब बलूचिस्तान वही बात कर रहा है, फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा भी वही बात कर रहा है। हालांकि वो पहले भी कर रहे थे, पहले सेकुलर सालों तक सिंध में यही रहा है हमेशा से। वो
ये जितनी भी स्टेट्स थी ये कभी नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान का पार्ट बने। ये जो पुराना इनका अरेंजमेंट था उससे खुश थी या भारत के साथ रहना चाहती थी, जैसे बादशाह खान थे या इन सब जगहों पे कहीं भी मुस्लिम लीग नहीं थी। बिल्कुल एंड में मुस्लिम लीग आई है ज़बरदस्ती जिसे कहना चाहिए। पंजाब ने ये रियलाइज़ किया कि अब पाकिस्तान तो बनने जा रहा है। पाकिस्तान में शायद सर इस्कंदर हयात थे चीफ मिनिस्टर। इन लोगों ने जो बहरहाल उन्होंने ये तय किया कि पाकिस्तान तो बनने जा रहा है। अगर उनको ये लगा कि पाकिस्तान बनेगा तो हम सबसे ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन है, हम आर्मी में भी है, हमारा फ़ायदा है। और लास्ट मोमेंट उन्हीं ने ज्वाइन किया और सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को अपनी कॉलोनी बना दिया। बताइए, बांग्लादेश के साथ भी वो यही कर रहे थे। बांग्लादेश अलग हो गया, उनके पास डिस्टेंस था, इंडिया की सपोर्ट मिल गई उनको, वो अलग हो गए। अब यहाँ पे वही दोबारा से वैसे ही स्थिति इनकी यहाँ तो सर ये जो हिंदुस्तान में शुरू से थी पहले दिन से बात, वो पाकिस्तान के कैरेक्टर में क्यों नहीं आ पाई कि जो लोग हमसे अलग हैं ज़बान के लिहाज से, उन्हें एक्यूमुलेट कैसे करना, उनको साथ लेके कैसे चलना है। भले बांग्लादेश में भी आपको याद हो जब बना 71 में, उससे पहले बहुत सॉफ्ट हैंड से निपटने की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने वहां पर भी जाकर वहां की फौज ने मारना काटना शुरू किया। यही रवैया इनका बलूचिस्तान में भी है। ये एक प्रॉब्लम मुसलमानों के साथ है पूरी दुनिया में। मुस्लिम सोसाइटी में बहुत बड़ी क्राइसिस है। क्या? ग्लोबल मुस्लिम सोसाइटी में क्राइसिस है। और वो जब क्राइसिस में कोई कंट्री या कोई कम्युनिटी आती है तो वो धर्म की तरफ जाती है और धर्म उसको एक्सट्रीमिज्म की तरफ ले जाता है। ये पूरा 40 साल 50 साल का पीरियड इसी में गुजरा है। बल्कि और इसको ये एक पार्ट था डिवाइड एंड रूल का, अंग्रेज़ों ने इसको हवा दी और ये थी टेंडेंसी। हाँ बिल्कुल, ये टेंडेंसी भी थी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं थी। एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसी मुसलमानों में हर धर्म में हमेशा रही है। जब से ये टेंडेंसी आई, सवाल है कि बाकियों में रिफॉर्म हुए और कुछ जगह रिफॉर्म नहीं हुए। नहीं, इनके यहाँ पहले लिबरलिज्म थी। हाँ थी, ये खत्म करके आए हैं। एक्सट्रीमिज्म आई, जब क्राइसिस आई तो लेके आए। इनफैक्ट सर ये इस पर भी मैं आपसे खैर एक अलग चर्चा करना चाहूंगा। ये भी बात बहुत कम लोगों को पता है कि शुरुआती दौर में सबसे ज्यादा लिबरलिज्म अगर कहीं थी तो इस्लाम में थी। अगर मैं 7th सेंचुरी से 10th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, वो पीरियड था सर, तभी तो बढ़े, जहाँ बहुत इन्वेंशन हुई, बहुत सारी चीजें। अरे पूरा इस्लामिक साइंसेस जिसे वो कहते हैं, ये बगदाद और उसका जो पूरा है सेंटर था रहा। तो सर ये बताइए कि कोई भी मुल्क किस रास्ते पे चलेगा, वो मतलब वो एक्सट्रीमिज्म के रास्ते पे चलेगा या उसे अपने आप को लिबरल बनाना है, ये वहाँ की हुक्मरान तय करते हैं या वहाँ की जनता तय करती है? क्योंकि यही पाकिस्तान जो हमारे जैसा था, हमारे जैसी ज़मीन उनके पास है, हमसे कम चैलेंजेस थे, कहीं पर भी नहीं है। बहुत कम चैलेंजेस थे, बहुत आगे जा सकते थे। पंजाब था उनके पास। मतलब हिंदुस्तान से नफरत में बर्बाद हुए, बर्बाद हो गए। बनाई नफरत पे थे, बेसिस ही नफरत पे थी। देखिए प्रॉब्लम मुसलमानों के साथ ये हो गई कि ये फ्यूडल ट्राइबल माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पाए। मॉडर्न जो वैल्यू सिस्टम था उसको एक्सेप्ट नहीं किया। इन्हीं ने पावर जो थी वो अंग्रेज़ों के सरेंडर की थी, ठीक है, यूरोपियंस को दी थी। तो वो जो इसकी जो क्लर्जी थी उसने कोई भी चीज़, जो भी चीज़ यूरोप से आ रही थी, अमेरिका से आ रही थी, उसको रिजेक्ट करता रहा एक के बाद एक के बाद। या फिर उसके बाद हुआ ये कि उसके अलावा इन्हीं ने किया ये कि जो अच्छी चीज़ें थी वो भी रिजेक्ट कर दी। मॉडर्न एजुकेशन, ज़्यादा तारीख में कहते हैं कि इंसिडेंट बहुत महत्वपूर्ण है जो शायद इस्लामी हिस्ट्री में भी वो टर्निंग पॉइंट था, जब प्रिंटिंग प्रेस को रिजेक्ट किया गया। भाई हर चीज़ को, घड़ी को रिजेक्ट किया, गाड़ी को रिजेक्ट किया, हवाई जहाज़ को रिजेक्ट किया, किस चीज़ को नहीं किया इन्हीं ने रिजेक्ट। तो वो करते चले गए और उसी में ये फंसते चले गए। तो इन्हीं ने मॉडर्न वैल्यूज़ नहीं एक्सेप्ट किए, ये उसी कुकून में फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। जब तक इसके सबक, और ये ग्लोबल है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, जब तक वहाँ नहीं होगी अरब में सॉल्व, तब तक ये दूसरी जगह नहीं होगी। अब अरबों को रियलाइज़ हुआ, सऊदी अरेबिया ने अपने यहाँ जो उनका रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट था वहाँ भी रिलीज, उसके ऊपर काफ़ी सख्ती लगाई, काफ़ी उसको किया। उनको लगा कि हम ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ, हमें रेवेन्यू चाहिए, पैसा चाहिए, ऑयल पे डिपेंडेंसी कम करो। तो उसके लिए उनको लगा कि भाई सर्टन औरतों का काम करना ज़रूरी है, मॉडर्न एजुकेशन की ज़रूरत है, हेल्थ सर्विसेज चाहिए, हमें जो ज़रूरत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरी तरह से बनाना है, सिर्फ रोड और बड़ी बड़ी बिल्डिंग से काम नहीं बनेगा। तो उन्हीं ने उसको कंट्रोल करना शुरू किया, फंडिंग बंद की है। फिर उसके बाद ये हुआ कि वहाबी मूवमेंट एंड देवबंद, ये दोनों फेल भी हो गए, जनता को दिख रहा है। देवबंद फेल हो गया अफगानिस्तान में, जो उन्हीं ने
जिस तरह की हुकूमत बनाई वो कोई आइडियल हुकूमत नहीं है। अफगान ही परेशान है, लाखों लोग मुल्क छोड़ के भाग गए उनके आते ही। फिर उसके बाद वहाबी मूवमेंट ने जो बनाया इस्लामिक स्टेट इराक एंड सीरिया में, उसका जो हशर हुआ और जिस तरीके से उन्होंने डील किया वहाँ पे लोगों को, इराक में काफ़ी लिबरलिज्म थी, ईरान में भी थी, इराक और सीरिया में उनसे ज़्यादा थी। तो वो जब जिस तरह इन्होंने देखा कि ये जानवरों की तरह बिहेव कर रहे हैं, और वो जो थी वो कोलैप्स कर गई, खलीफा जो बना था उसको भागना पड़ा, बाद में मारा गया। तो वो ये जो लोग जा रहे थे, यूथ जा रहा था पूरे यूरोप से, अमेरिका से, एशिया से, ये कि खलीफा आ गया है, खिलाफत बन गई, इस्टेब्लिश हो गई, वहाँ रहेंगे जाके। अब कोई नहीं जा रहा। अब जो हैं उसके अंदर वही फंसे हुए हैं, वो लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, वो जानते हैं कि कहीं जा नहीं सकते। तो वो जो सोचा गया था कि इस्लामिक स्टेट जो बनेगी, इन लोगों ने जो कंसेप्ट रखे थे वो फेल हो चुके हैं। तो अब एक थिंकिंग आ रही है, आना शुरू हुई है वहाँ पर। जनरली मुसलमानों में एक डिबेट शुरू हुई। ये जो लोग आ चुके हैं इसके अंदर, इस माइंडसेट के हैं, उनमें स्टैग्नेशन की स्थिति है, फिर उसके बाद डिक्लाइन की आती। लेकिन सर, किसी सोसाइटी के लिए जानना कितना इम्पोर्टेंट है कि अगर हमारे आज स्थिति अच्छी नहीं है तो हम इंट्रोस्पेक्ट करें, या बजाय खुद को विक्टिम माने और समझे कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। क्योंकि ये माइंडसेट बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि हमारे ही खिलाफ साजिश हो रही है, बजाय कि अपने अंदर झांकने के। भाई देखिए, ये इंट्रोस्पेक्ट और ये सारी चीज़ें डेमोक्रेटिक सेटअप में होती हैं, जहाँ पे इतना ब्रूट आर्मी बैक्ड रिजीम्स होंगी। नहीं, लेकिन मैं हर जगह की बात कर रहा हूँ, हर जगह की मैं बता रहा हूँ। पूरे आलम इस्लाम में आप देख लीजिए, ऐसी ही तो गवर्नमेंट है। तो आपको लग रहा है हिंदुस्तान में फ़र्क है हालात? अरे बहुत भाई, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल ऑफ लॉ है, हमारी इंस्टीट्यूशन। देखिए आए दिन सुप्रीम कोर्ट आए दिन जोरों से ज़्यादा बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि ये क्या कर रहे हैं भाई, ये तो लॉ मेकिंग का काम करने लगे हैं, कई स्टेप आगे बढ़ गए हैं। तो यहाँ तो फ़र्क है हम लोग का। देखिए हमारी नेशनल मूवमेंट में ही सेट हो गई थी चीज़ें बहुत सी। सबने एक्सेप्ट कर लिया था डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, सेकुलरिज्म। बीजेपी ने भी जब तक जनसंघ थी, जब बीजेपी ने रियलाइज, जनसंघ के पीरियड में इन लोगों ने रियलाइज़ किया कि ये नहीं चलेगा, तो बीजेपी बनाई, उसको ख़त्म करके बीजेपी आई। और बीजेपी ने कहा कि सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी की बात की अटल बिहारी वाजपेयी और उस समय के लीडरों ने। और हमारे पास इलेक्शंस भी होते हैं, सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल। चलिए सर, एक बार फिर से इस मुद्दे पर आ जाते हैं। अब आपको आखिरी के 1-2 सवाल, आपको चीज़ें यहाँ से क्या जाती दिख रही? मुझे याद आता, पुलवामा के बाद शायद भारत ने 13 दिन लिए थे जब सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के खिलाफ हुई थी। अभी कल कुछ डिप्लोमेटिक स्टेप भी उठाए हैं, इंडस ट्रीटी की बात भी हमने की है, और अब मिलिट्री ऑप्शंस की भी लोग बात कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि कब तक कुछ हो सकता, हो भी सकता या नहीं हो सकता, या इतना भर काफ़ी है? देखिए सर्जिकल स्ट्राइक आसान थी, हाँ, अब उससे बड़ा स्टेप की बात हो रही है। जो मोदी जी का स्टेटमेंट आया है वो काफ़ी बड़ा है। टाइम कितना लगेगा मैं नहीं जानता, सेना डिसाइड करेगी, और उसमें एयरफोर्स भी होगी, नेवी का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, प्लानिंग में हो सकता है, बैकअप हो सकता है कि क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी स्टेप लेने की। लेकिन ये मैं एक चीज़ जानता हूँ कि पाकिस्तान को बहुत ज़बरदस्त सबक मिलेगा। लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ होगा ज़रूर? बहुत ज़बरदस्त ऐसा सबक मिलेगा कि वो उसको वो बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल होगा। उसके बहुत फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान में आएंगे। और उसके लिए पाकिस्तान भी तैयार हो रहा होगा? पाकिस्तान के पास बहुत तैयारी को है नहीं कुछ, ज़रूर करेंगे जो कुछ, क्या कर सकते हैं। ना तो रिसोर्सेज हैं उस किस्म के, ना उनके पास वो है। अगर उनके साथ एक सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि उनकी कैपेसिटी नहीं है कि उसको फर्दर युद्ध को आगे बढ़ाने की। कर सकते हैं वो, लेकिन अगर वो फुल फ्लेज वॉर में जाते हैं, पूरी तरीके से अटैक करते हैं इंडिया के ऊपर, इवन बाय एयर, तो उसका जवाब और ज़्यादा सख्त होगा। सेना का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करेंगे। इंटेंसिटी को भी तो आपको बरकरार रखना है ना, उस इंटेंसिटी को भी तो बरकरार रखना युद्ध में, कि आप सिर्फ शामिल ही नहीं हो रहा, उसको कई दिनों तक अगर चलेगा तो आपके असला है उतना। हम तो तैयार होके जाएंगे,
उनके पास क्या इतनी कैपेसिटी है, क्या बिल्कुल। इतना पैसा है, क्या उतना रिसोर्सेज हैं, क्या उतनी इंटरनेशनल बैकिंग सपोर्ट है। है हाँ हाँ। जो उनको मिल जाएगी? कोई उनको सपोर्ट नहीं तो सर देगा। चाइना कितना बड़ा एक फैक्टर होगा अगर हम पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी एक्शन लेते हैं? क्या भारत उस चीज़ को कंसिडर करेगा? देखिए, चाइना का जो है ना, वो उसकी जो बेसिक इंटरेस्ट है वो गिलगिट बल्तिस्तान और गॉर्डर, हम्म, ये क्षेत्र में है। वो चाहता है कि वहाँ पे डिस्टरबेंस ना हो, ताकि उसका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो उसका मेंटेन रहे। ठीक है। लेकिन वो उसको अगर युद्ध होगा तो वो भी खतरे में आ जाएगा, आ जाएगा। पूरी तरह से आ जाएगा। बलोच नेशनल आर्मी, बलोच नेशनल फ्रंट और वो सब इस तरह की बहुत से संस्थाएं हैं, वो बहुत टारगेट करेंगी इनको। ठीक है। एक तो वहाँ चाइना की इन्वॉल्वमेंट की बात होगी, दूसरा हमारे खुद के ईस्टर्न फ्रंट की अगर बात करें, अगर हम वहाँ पर मोबिलाइज होते हैं, वहाँ पर हमारा फोकस होता है, तो क्या चाइना, चूंकि भरोसे लायक तो है नहीं, क्या इस मौके का फ़ायदा उठाकर वो कुछ ईस्टर्न फ्रंट पे कर सकता है? वो कितना बड़ा चैलेंज है? आई डाउट, मुश्किल होगा चाइना के लिए। चाइना बिल्डअप कर सकता है सेना बॉर्डर के ऊपर चारों तरफ, उनको डाइवर्ट क्योंकि करने के हिस्ट्री लिए। में कभी ऐसा हुआ नहीं कि हम दोनों फ्रंट पे एक साथ उलझे हों। क्या चाइना, वही एक शक बहुत सारे लोगों को है कि क्या इस मौके का फ़ायदा उठा सकता है, बदमाशी चाइना कर उठा सकता सकता है, लेकिन चाइना कहाँ आएगा? है? उसके लिए एक तो उनको उनको यहाँ से तो रिट्रीट कर रहे हैं, लद्दाख का जो क्षेत्र है। अब बचा भूटान वाला चिकन नेक जो है वहाँ पे, उसके लिए भूटान की सपोर्ट होना ज़रूरी है। भूटान तो उन्हें दे नहीं रहा है सपोर्ट, तो काफ़ी कंस्ट्रेंट है। उनकी कोशिश ये होगी कि सेना का मोबिलाइजेशन बॉर्डर पे बहुत कर दो, ताकि भारत को काफ़ी सेना उधर लगानी पड़े। वो हो सकता है पहले भी कर दे। तो आप कह रहे हैं कि भारत सारी चीज़ों पर विचार विचार करेगा? करके, ऐसे थोड़ी ना करेगा। हाँ, तौलेगा कि पहले इंटरनेशनल टलेगा, कम्युनिटी का फिर सपोर्ट। हाँ। इंटरनेशनल कम्युनिटी, फॉरेन मिनिस्ट्री, सबका इन्वॉल्वमेंट होके तब तय होगा कि क्या करना है। वो हो रहा, वो प्रोसेस शुरू हो चुका होगा। वो प्रोसेस शुरू हो चुका होगा। सर, अगर आप हमारे दर्शकों को मिलिट्री कैपेसिटी के बारे में बता पाएं पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, तो उससे लोगों को थोड़ी अगर उस पर रोशनी डालें, तो वहाँ पर हम कहाँ ठहरते हैं? भाई, हमारी कोई पैरिटी उनसे है ही नहीं। है ही नहीं। हमारी पैरिटी चाइना से है। तो हमारे आगे तो वो बहुत छोटी आर्मी है, बहुत छोटा वो है। फिर उसके बाद ये है कि एक कोई युद्ध वो जीते नहीं है। बांग्लादेश जैसा सेटबैक हुआ उनको, और यही तो उन्हीं ने रियलाइज कर लिया कि हम युद्ध जीत नहीं सकते, तो उन्हीं ने आतंकवाद का सहारा लिया। अब आतंकवाद उनके लिए लायबिलिटी बनता जा रहा है, और इकोनॉमिक कंडीशन उनकी बहुत ख़राब है। बहुत ख़राब है। बहुत ही ख़राब है। उनको हर 3 महीने पे पैसा चाहिए होता है, और डिप्लोमेटिकली भी बहुत आइसोलेटेड है ग्लोबल कम्युनिटी में। कोई उनको ये कोई नहीं चाहता कि पाकिस्तान टूट जाए, भारत भी नहीं चाहता। तो खुद ही टूट रहे हैं, तो हमें ज़रूरत क्या है? बिल्कुल। भारत को जो काम वो खुद अपने लिए कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं। उनकी पॉलिसीज़ हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन ये कि भारत ये कभी नहीं चाहेगा कि आप पुलवामा या फिर उसके अलावा पहलगाम या दूसरी जगहों पे आप अटैक करें और इस तरीके से चले जाएं। तो उसके लिए पूरी तरीके से सबक देगा। और पाकिस्तान की सेना आप कंपेयर नहीं कर सकते, नहीं कर सकती कोई कंपेयर। बहुत मतलब उनके पास एयरफोर्स थोड़ी बेटर है, थोड़ी सी बेटर है उनकी, लेकिन हमारे पास भी अब रफाइल और दूसरी नेवी फार बेटर है। वो आ गई। हमारी रेंज भी बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा है। तो बिल्कुल आपको कहना है। तो कुल मिलाकर सर, जो हमने पूरी बात की, वो मतलब यही है कि जो हुआ पुलवामा में, वो बिना पाकिस्तानी आर्मी की, माफ़ कीजिए, वहाँ पर पहलगाम में बिना पाकिस्तानी आर्मी के इन्वॉल्वमेंट के नहीं हो सकता। मेरा मानना तो यही कि बगैर लेकिन फिर आपका ये भी कहना है कि वो जो भी उन्होंने हमला करवाया, उसके पीछे उनकी इंटेंट क्या थी, वो हासिल क्या करना चाहते थे, भी समझना बहुत मुश्किल है। क्योंकि इसके बाद अब जो भारत कदम उठाएगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, और पाकिस्तान आज जो स्थिति में है वहाँ पर शायद उसको झेल नहीं पाएगा। बिल्कुल झेल नहीं पाएगा पाकिस्तान की। मेरा ख्याल पूरी कैलकुलेशन ये होगी कि अमेरिका के हाथ पैर जोड़ो, जिसे कहना चाहिए, और ये है कि उसको बचाने की कोशिश करो। लेकिन मुझे लगता नहीं फिलहाल कि इतने भर से वो जो उनके साथ सबसे बड़ी गलती हुई, वो मोदी जी के
को समझ नहीं पाए, इसलिए पार्टी को और लीडरशिप को भारत की उसमें उनको सर 2019 में जो हमने किया था उसके बावजूद उनको इस बात का क्या डाउट था कि भारत की तरफ से जो रिस्पांस होगा वो कड़ा नहीं होगा? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये लोग अपने कुकून में रहते हैं, अपने जोम में। हमेशा पाकिस्तान ने ये सोचा कि हम बहुत पावरफुल हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, हम लोग स्ट्रांग आर्मी है, इसी में बांग्लादेश हार गए। ये रियलिटी से बहुत दूर है, हो गए हैं। रैशनल थिंकिंग नहीं है पाकिस्तान की सेना में। पाकिस्तान की सेना खुद एक आतंकवादी सेना बन गई है, खुद एक उसका माइंडसेट जो है जिहादी हो गया है। हाँ, वो तो मुझे उनका जनरल इस तरह की बातें कर रहा है तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? वो जिहादी माइंडसेट में चले गए तो उनको उनकी जो सारी स्टडी या जो कुछ भी होती है वो हमेशा गलत साबित होती है। तो आप कह रहे हैं कि चार जो जंगे पाकिस्तान ने हम पे मुसल्लत की वो सारी अब तो खुद पाकिस्तानी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, कह रहे हैं, उनके लोग कह रहे हैं कि भाई ये बड़ी करप्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी सारी पाकिस्तान, बल्कि वे कहते हैं कि सेना जो है वो के पास कोई समाधान नहीं है, वो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। जनता कह रही है वहाँ की। बिल्कुल बिल्कुल। एक आखिरी सवाल सर, इस वाक़े के बाद आपको लगता है कि भारत पाकिस्तान संबंधों की जो भी स्थिति है वो पूरी तरह बदलने वाली है? अब कुछ जो होगा वो एकदम डिसाइसिव होगा, ऐसा आपको लग रहा है? बिल्कुल डिसाइसिव होगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिसका जो मैं देख रहा था, उनका जब इस वक्त जो माइंडसेट था, जो गुस्सा था उनको, जिस तरह उन्होंने बोला, पब्लिकली कहा कि जिन्हीं ने किया है उनको, और जो इनके पीछे हैं, पीछे मतलब हम सब जानते हैं कौन है, तो बहुत सख्त इसका जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल। तो खान साहब का कहना है कि बहुत सख्त जवाब दिया जाएगा, और जैसा कि पूरी चर्चा में बार बार निकल कर आई, खबर आगा खान साहब ने कहा कि पाकिस्तानी चूंकि आर्मी है वो डेस्परेट हो गई थी कश्मीर में जिस तरह के हालात हैं। दूसरा उसके डेस्परेशन, उसकी हताशा की वजह थी कि खुद पाकिस्तान में जैसे हालात थे उसकी खुद की क्रेडिबिलिटी भी लगातार खत्म हो रही थी। तो उसे लगा कि चूंकि कश्मीर के नाम पर ही हम लगातार लोगों को बरगलाते रहे, अपनी एक ताकत दिखाते रहे, तो कश्मीर में कुछ ऐसा किया जाए ताकि हम एक बार फिर से रेलेवेंट हो जाए। लेकिन शायद उन्होंने इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया था कि चीज़ें इस हद तक आगे चली जाएंगी और उसके बाद जो भारत रिस्पॉन्स उस पर देगा वो उसके लिए बर्दाश्त करना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो इस पूरी चर्चा में इतना ही। बहुत धन्यवाद सर आपका एक बार फिर से इस बातचीत के लिए। तो लाइव हिंदुस्तान की आज की बातचीत में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।